फसलों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई फसल है तो वह आलू की फसल है। कारण कि वर्ष भर सब्जी में इसका उपयोग किया जाता है या सब्जी के रूप में भी उपयोग किया जाता है, यह कह सकते हैं। आलू की खेती अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए अगेती, मध्यम और पछेती में बांटकर इसे हम लोग देखते हैं, जिससे कि व्यावसायिक दृष्टिकोण हो या फिर अपने उपयोग के लिए वैसी उत्पादन क्षमता अपने क्षेत्र की देखते हुए उत्पादन किया जा सके। आलू की खेती बड़े अच्छे ढंग से की जा सकती है। उसमें अगेती का बहुत रोल होता है व्यावसायिक तौर पर, कारण कि पहले ये बाजार में पहुंचती है और लाभ की स्थिति ज़्यादा होती है। क्या कुछ इसकी खेती में विशेष ध्यान देने वाली बात है, उसे जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में श्री अमरनाथ सिंह जी हैं, जो कि नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय एथिक से आप हमारे बीच में हैं, जिनका कार्य बेहतर रूप से यही है कि आप सभी को सलाह देना। स्वागत है सिंह साहब हमारे स्टूडियो में आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि जो आलू में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व हैं, अगर उसका इम्पोर्टेंस हम देखेंगे, उसका महत्व देखेंगे, तभी उसकी खेती बेहतर ढंग से करने को हम अग्रसर होंगे। इसलिए हम पहली बात यही जानना चाहते हैं, क्या कुछ इसमें पाया जाता है। आलू उस तरह से भी जो धान है, गेहूं है, मक्का है, मूंगफली है, इसकी अपेक्षा प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन देती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। इसमें पानी 80 से 82%, 14% स्टार्च, 2% चीनी, प्रोटीन 2% तथा खनिज लवण लगभग 1% पाया जाता है। और आलू की अच्छी खेती करने के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना जरूरी है और रात का तापमान 4 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा तापमान होगा उस समय कंद बनने का समय होगा, तो कंद बनना कभी कभी 30 डिग्री से अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो कंद बिल्कुल नहीं बनता है। अगर 20 के आसपास हो जाता है कंद बनते समय टेम्परेचर, तो कंद कम बनता है। तो इसलिए ये जरूर ख्याल करें कि दिन का टेम्परेचर 25-30 और रात का टेम्परेचर 4 से 15 के बीच रहेगा, तो अगेती आलू से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, और यही हमको लगता है कि समय है, इस समय अगर हम बुआई कर देते हैं तो आगे चल करके टेम्परेचर इसको वही मिलेगा जो आवश्यक होता है। तो इसके लिए कुछ बहुत अच्छी किस्में होंगी। पुरातन तौर पर तो हम यही देखते हैं, परंपरागत रूप से कहें तो ज़्यादा बेहतर है चंद्रमुखी वगैरह, क्या आज भी वही चल रही है या फिर कुछ अगेती प्रजातियों का चुनाव हम इसलिए करते हैं कि ये लगभग नवंबर के आखिरी तक बाजार में बिकने के लिए आ जाए। उसमें कुछ प्रमुख है, जैसे कुफरी अशोक, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी पुखराज, बहार, अगेती है। अगेती किस्म में आती है, ये 60 से 75 दिन में हो जाती हैं और लगभग 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन प्राप्त होता है। और जो बोने का समय है वो यही मध्य सितंबर से और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक बो सकते हैं। अब किसान भाई एक चीज का जरूर ख्याल करेंगे, ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ पे पानी न लगता। अच्छा, हाँ, अगर मान लीजिए कि निचली जमीन पे बोते हैं, 22 दिवस अगर सितंबर में बारिश होती है तो थोड़ी सा नुकसान होता है जी। हाँ, जल निकास वाली जमीन का चुनाव करें, खास करके दोमट बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी है। हाँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र तक वर्षा होने की संभावना रहती है, तो एक सतर्कता यह बरतें कि जो उपरवार भूमि हो उसी में बोएं तो बेहतर स्थिति होगी। लेकिन उपरवार भूमि जो है वह कैसी होनी चाहिए, क्योंकि दोमट हो या फिर बलुई दोमट हो, कुछ ऐसा? बलुई दोमट या दोमट दोनों तरह का हो, बस उसमें जीवांश की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। और थोड़ी उसरीली जमीन या कंकड़ पत्थर वाली जो जमीन है उसका चयन बुआई के लिए। अब तो पशु हम लोगों के पास बहुत कम हो गए हैं, तो गोबर की खाद, जिसको हम कहते हैं जैविक की खाद का प्रयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, या कंपोस्ट की आलू के लिए विशेष रूप से। तो उसमें कंद कहते हैं कि बहुत अच्छा बनता है। तो आज की स्थिति में अगर करना हो तो कैसे इसको समायोजित किया जाए? अगर किसान भाई का खेत खाली है या इसके पहले खाली था, वो धान नहीं रोपे थे, तो उनको चाहिए था कि उसमें ढैंचा बो दें हरी खाद के लिए, उसको पलट दें अगर जानवर नहीं है तो। अगर जानवर हैं तो उसमें लगभग 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी हुई खाद डाल के मिला दें। और इसका जरूर ध्यान रखें कि खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। जब सिंचाई पलेवा करके ही, कभी कभी होता क्या, थोड़ी नमी कम रहती है तो किसान भाई सोचते हैं चलिए बो दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें नुकसान होता है। पलेवा करके 2-3 जुताई कल्टीवेटर हैरो से करके पाटा लगाते हैं। पाटा इसलिए लगाते हैं कि नमी संरक्षित रहे और ऐसी स्थिति में बुआई करें। ये जरूर ध्यान दें, अगर नमी कम है तो बुआई। अच्छा, और बीज जो इसका हम लाते हैं वो तो कोल्ड स्टोर से ही लाते हैं, हम लोग रखे रहते हैं, फिर वहाँ से लाते हैं, तो वहाँ से ला कर रखने और फिर उसको बुआई के लिए किस रूप में किस तरह से प्रयोग करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अगर अपना कोल्ड स्टोरेज में रखे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है मार्केट में भी उपलब्ध है, या जिला उद्यान अधिकारी महोदय लोगों से संपर्क करने पे या हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में भी संपर्क करने को मिलता है।
तो जब कोल्ड स्टोरेज से निकालें तो एक आध हफ्ता उसको रख दें। और लगभग 30 से 35 कुंटल बीज पर हेक्टेयर लगता है। और रख दें एक मतलब, और बीज शोधन जरूर करें। ये किसान भाइयों से निवेदन है कि बीज शोधन जरूर करें। 3 ग्राम डाइथेनियम 45 या 2 ग्राम बेवेस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका शोधन करें। करना क्या है कि दवा की मात्रा मैं बता दिया, जिसे उसी हिसाब से प्रति किलो बीज की दर से पानी लेकर के आधी घंटा उसमें डुबो करके छाया में सुखा लें। इसके बाद उसकी बुआई करें। अच्छा, इसमें एक होता है कि कटाई करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, खड़ा खड़ा बोना चाहिए। क्या स्थिति होनी चाहिए? क्योंकि ट्रू पोटैटो सीड से जो अब आया है पहला उसका जनरेशन होता है या दूसरा जनरेशन, उसको ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। देखते हैं, अगर किसान भाई को मिल जाए 30 से 35 मिलीमीटर व्यास का, वो सबसे अच्छा होता है। साबुत आलू बोने से रोग नहीं लगता, सड़न नहीं होती है। ये बहुत अच्छा है कि साबुत बोएं। अगर वैज्ञानिक तरीका तो यही है कि साबुत बोया जाए। 30 से 35 मिलीमीटर व्यास का छोटा लेकर के उसको बोएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, लेकिन आप जो बताए अभी गोबर की खाद या फिर सनई या ढांचा जो भी किए हैं, हरी खाद की व्यवस्था रही है, तो एक पहलू हो गया। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है साथ साथ कि रासायनिक उर्वरकों के बिना अभी काम नहीं चल पा रहा है, तो उसकी भी मात्रा की ज़रूरत होगी। और फिर उसका कब प्रयोग करें? क्या बोने से ठीक पहले करें? कैसे करें? ये कैसे करें? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, खास करके कंद है तो इसमें पोटास की बहुत आवश्यकता है। इसमें प्रति हेक्टेयर की दर से मैं बताया, नाइट्रोजन 150 केजी और 75 से 80 केजी फास्फोरस और 100 केजी पोटास की आवश्यकता पड़ती है। इसमें पोटास ज़्यादा देते हैं। पोटास की मात्रा ज़्यादा देनी चाहिए। और इसको किसान भाई क्या करें, जैसे अब नाइट्रोजन 150 केजी है, इसमें 2.2 का गुणा कर दें तो यूरिया निकल जाएगी। जैसे लगभग 324 किलो यूरिया जरूरत पड़ेगी। डीएपी का 175 केजी डीएपी की जरूरत पड़ेगी और म्यूरेट ऑफ पोटास 167 केजी। तो पूरा म्यूरेट ऑफ पोटास, पूरा डीएपी और 128 किलोग्राम यूरिया ये बुआई के समय प्रयोग कर देना है। अच्छा, जो मात्रा आप बताए कि 75 से 80 किलोग्राम की ज़रूरत होगी, तो ये तत्व की मात्रा है। हाँ। और इसको अगर हम डीएपी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो 2.2, यानी मोटे तौर पर ये मान करके 2.25 किलो की ज़रूरत पड़ेगी 1 किलो आपको। जी हाँ, जी जी जी। और ऐसे ही म्यूरेट ऑफ पोटास का लगभग 2 ना कर जी। और जो हमारा बचा हुआ नाइट्रोजन है लगभग 190 केजी के आसपास नाइट्रोजन का यूरिया, तो उसको हम क्या करते हैं कि जब पहली सिंचाई के बाद मेड़ी चढ़ाने जाते हैं तो उस समय उसका प्रयोग करके और मेड़ी चढ़ा देना चाहिए। अच्छा। हाँ, बचा हुआ नाइट्रोजन सिंचाई के बाद जब मेड़ी चढ़ाते हैं, गुड़ाई करके मेड़ी चढ़ाते समय उसका प्रयोग। अच्छा, जिस खेत में बुआई कर रहे हैं वहाँ भी कुछ शोधन करने की ज़रूरत है? क्योंकि कभी दीमक, कभी माइट या किसी तरीके की ये भी लग जाते हैं और प्रारंभिक अवस्था में ही वो। अगर हल्की ज़मीन है तो उसका बहुत ही आवश्यक है। देखिए, इसमें मुख्य रूप से दीमक का प्रकोप कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर किसान भाई कोई पता है तो आखिरी जुताई के समय 10 से 12 केजी फोरेट पर हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर दें, तो उसमें अगर कोई ज़मीन से लगने वाले कीट हैं तो वो नहीं लगेंगे। खास करके इसमें 2 तरह का रोग लगता है, एक तो अगेती झुलसा, दूसरा पिछेती झुलसा। जी। तो ये तब होता है जब 80% के आसपास ह्यूमिडिटी हो जाती है, जब नमी ज़्यादा हो जाती है, तभी रोग लगने की संभावना रहती है। तो इसके बचाव के लिए सबसे अच्छा वही है डाइथेनियम 45 2 से 2.5 ग्राम दवा पर लीटर पानी की दर से रोग लगने के पहले ही किसान भाई उसका प्रयोग कर दें। हाँ, नहीं कभी कभी जब रोग लग जाता है तो दिक्कत होती है। कभी कभी खड़ी फसल में भी दीमक लग जाता है। हाँ, ये तो बाद की बात हुई है कि जब वो करेंगे तब की है। लेकिन अभी तक के लिए तो यही कहा जाए कि जो कुछ बीज दर तक या खाद या उसकी रोपाई तक की बात आपने की, वह महत्वपूर्ण है। और हमें लगता है कि आपकी इन बातों का ध्यान रखते हुए लोग निश्चय ही अपनी आलू की जो अगेती खेती है उसको सुचारू रूप से संपादित करेंगे और लाभ की स्थिति आगे बनाएंगे। जो देख रेख की बातें होंगी फिर मिलेंगे जब देख रेख का समय होगा, तब और आगे की जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना कहेंगे कि आपने समय निकाला, स्टूडियो आए, बहुत बहुत धन्यवाद।